नमस्कार. सक्सेस मिशन या चॅनलवर आपल्या सर्वांचे स्वागत आहे. तर CTET परीक्षा ही लवकरच होणार आहे. तर CTET परीक्षेमध्ये 150 पैकी 30 गुण हे चाइल्ड डेव्हलपमेंट अँड पेडागॉगी म्हणजे बालविकास व शिक्षणशास्त्र या भागाला असतात आणि 30 प्रश्न इथं विचारलेले असतात. तर हा भाग सर्वात महत्त्वाचा आहे CTET परीक्षेमध्ये आणि सर्वांना तो कंपल्सरी आहे. तर मागच्या वर्षी आलेले काही प्रश्न आपण आज या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत, अभ्यासणार आहोत. तर असेच अनेक व्हिडिओ CTET परीक्षेसाठी तसेच इतर शैक्षणिक क्षेत्रातील परीक्षांसाठी या चॅनलमार्फत टाकले जातील. तर अजूनही सक्सेस मिशन चॅनलला आपण सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की करा, म्हणजे आपल्याला नवनवीन व्हिडिओज लगेचच मिळत जातील. आता मागच्या वर्षी आलेले काही प्रश्न आपण अभ्यासणार आहोत. आता पहिला जो आहे तो म्हणजे विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट द रोल ऑफ हेरिडिटी अँड एनवायरमेंट, म्हणजे आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है. तर इथं 4 पर्याय दिलेले आहेत. तर त्याच्यामध्ये जो पहला पर्याय है, विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण में अधिक प्रभावित होते हैं, यानी जो आनुवंशिकता और पर्यावरण का जो भूमिका है वो समान रहती है. कुछ आनुवंशिकता में महत्व है और कुछ महत्व पर्यावरण का है. तो दोनों का थोड़ा बहुत प्रभाव मनुष्य के विकास में रहता है या बालक के विकास में रहता है. निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता. पियाजे जो है उनके सिद्धांत के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है. ये तीसरा जो है, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, तो ये इसमें पियाजे के सिद्धांत में दिया गया नहीं है. यानी सिर्फ पढ़ाई करते रहना ही काफ़ी नहीं है. निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है. तो जो पूर्व संक्रियात्मक यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज जो है, तो उसमें कौन सी एक सीमा नहीं है, विचार की एक सीमा नहीं है. तो उसमें सेकंड जो है, प्रतीकात्मक विचार का विकास, वो इसमें विचार की एक सीमा नहीं है. चौथा प्रश्न, डैश डैश के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विफल विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. डैश डैश के अलावा ऐसे पूछा है, अलावा यानी वो छोड़ के, कौन सा छोड़ के निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. तो कौन सा नहीं है ये ढूंढना है. तो तीसरा जो है, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है. तो खेल ऐसे नहीं है कि वो समय बिताने के लिए हम खेल नहीं खेलते हैं. तो ये तीसरा जो है वो सही आंसर है. पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है. तो कौन सा प्रश्न है नीचे दिए गए प्रश्नों में से जो बच्चों को गंभीर रूप से सोचने पर आमंत्रित करता है. तो विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं. अगर ऐसे प्रश्न हमने पूछा, शिक्षक ने पूछा, तो वो गंभीर रूप से सोचने के लिए ऐसे प्रश्न आमंत्रित करते हैं. जो 4 पर्याय दिए उसमें से चौथा जो है वो सही है. निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का
सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो प्रगतिशील शिक्षा का कौन सा अच्छा वर्णन करता है? तो पहला जो है वो करके सीखना, यानी करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना, ये जो है वो इसका सही आंसर है। तो इससे प्रगतिशील शिक्षा उससे होती है। सातवां प्रश्न, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है शिक्षा स्वयं ही जीवन है? तो इसमें तीसरा जो आंसर है वो तीसरा ऑप्शन आंसर है, स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। तो इससे होता है। बाद में कोलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से कौन किसे माना जा सकता है? तो कोलबर्ग का जो सिद्धांत है उसका योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? तो कोलबर्ग का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, तो उसमें दिया है उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। तो इसका आंसर ये पहला है। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। तो निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है, तो इसका तीसरा आंसर है एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है तीसरा। एक उभयलिंगी व्यक्तित्व डैश डैश है। तो उभयलिंगी यानी क्या होता है? तो ये दूसरा आंसर है। ये आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है, तो उसको उभयलिंगी बोलते हैं। बच्चे डैश डैश को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिका ही ग्रहण करते हैं। तो उनको लिंग भूमिका ही कहाँ पे ग्रहण करते हैं? वो को छोड़ के, कौन सा छोड़ के वो ग्रहण करते हैं? तो ट्यूशन जो है यानी ट्यूटरिंग जो है उसको छोड़ के बाकी उसमें से वो लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। मानवीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि, तो इसमें से एक कौन सा है? मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि, यानी स्टैंडर्डाइज टेस्ट में से वन ऑफ द क्रिटिक्स ऑफ स्टैंडर्डाइज टेस्ट। तो ये पहला जो है वो आंसर है, वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती है। तो ये पक्षपाती भी है। एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि मल्टीपल इंटेलिजेंस उसको बोलते हैं, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि, तो इसमें से दूसरा है बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, वो सही है। शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं डैश डैश। तो किसके लिए कर सकते हैं? बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जांचने के लिए या जानने में, बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर जानने में वो कर सकते हैं मूल्यांकन। निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? यानी कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, उसके बारे में क्या नहीं है?
यानी वो सतत जो चलता है, कंटिन्यूस जो चलता है मूल्यांकन, और व्यापक भी रहता है, सभी तरह का मूल्यांकन जो होता है उसमें से कौन सा नीचे में से उससे संबंधित नहीं है। तो ये चौथा जो है यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। तो इसमें ये उद्देश्य नहीं होता है कि बच्चे कैसे है, पढ़ाई में धीमे है, खराब है, बुद्धिमान है, ऐसे उसमें नहीं होता है। बच्चों में प्रतिभाशीलता डैश डैश के कारण हो सकती है। तो प्रतिभाशालीता कैसे हो सकती है? आनुवंशिकता और वातावरण के बीच एक अंतरक्रिया उसके कारण हो सकती है। तो चारों में से पहला जो है वो आंसर है। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है। जो अगर कोई बच्चा सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आता है तो उसको कक्षा का माहौल कैसे होना चाहिए? तो दूसरा जो आंसर है उसे सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देना है तथा उनका उपयोग करता है। तो ये दूसरा जो है वो आंसर है। कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। तो सृजनात्मक और प्रतिभाशाली यानी बहुत होशियार बच्चों के लिए क्या होना चाहिए? शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। तो शिक्षक को कुछ तो भी उनके अनुकूल कुछ तो भी करना पड़ता है। अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है? तो अति संवेदनशील यानी वो जल्दी से हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, ऐसे बच्चों के लिए कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है? तो चौथा जो है बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना, ये सही नहीं है। अलग उन बच्चों की पहचान करते हैं जो डैश डैश तो सृजनात्मक है यानी क्रिएटिव है, उनकी पहचान करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता? तो चौथा जो है अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। तो कॉन्वर्जेंट आंसर, आस्क क्वेश्चंस विथ कॉन्वर्जेंट आंसर, वो सही तरीका नहीं हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? तो इमोशन कौन सा है? तो इमोशन इसमें से कौन सा है? तो चारों को देख के पता चलता है कि डर जो है वो इमोशन है, यानी फियर। एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है? यानी बच्चे को लगता है कि दूध हमें दूध का मशीन देता है, तो बच्चे की समझ क्या दिखलाती है? तो चारों में से जो दूसरा है, बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। तो बच्चे को मालूम नहीं कि दूध कहाँ से आता है, तो उसको इतना ही मालूम है कि हम दूध मशीन से वो दूध आता है, तो उसके अनुभव पे वो आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा
शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन ये चारों में से कौन सा करता है? तो चारों आपको पढ़ना पड़ेगा। वो पढ़ने के बाद आप वो निश्चित कर सकते हैं कि उसका आंसर क्या है। तो यहाँ पे चौथा है, आराम के लिए जगह बनाना जहाँ बच्चे संज्ञान और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। यानी वो बच्चों को आराम से वो पढ़ाते हैं कि और उस उनके तरीके से उनको पढ़ाते हैं, और संवाद और पूछताछ के माध्यम से बच्चे सीखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? तो कक्षा समृद्ध शिक्षा कौन सा, जो चार ऑप्शन दिए है उसमें से कौन सी प्रोत्साहित करती है? तो दूसरा है, यह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक यानी शेल्फ में रखी हो, जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सके। तो अगर ऐसे फैसिलिटी स्कूल में रहा तो वो समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्यपुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो पाठ्यपुस्तक यानी टेक्स्ट बुक की भूमिका क्या है, सबसे अच्छा वर्णन कौन सा करता है? तो चारों में से जो पहला है, जो कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। यानी वे क्या है, पाठ्यपुस्तक कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। बाद में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में अपनी समझ डैश डैश से प्राप्त की है। यानी वो पाठ्यचर्या नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क उन्होंने कहाँ से लिया है, यानी कौन सा सिद्धांत है? तो रचनावाद है उसमें, कंस्ट्रक्टिविज्म। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि, बच्चों को प्रेरित कब समझा जा सकता है? तो इसमें चौथा जो है, वे शिक्षक के स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। यानी जब स्टूडेंट शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं स्पष्टीकरण के लिए, तब हम बोल सकते हैं कि बच्चे प्रेरित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? तो कौन सा सबसे अधिक उपयुक्त है बच्चों के अधिगम में यानी लर्निंग में सुधार करने के लिए, कौन सा सबसे अधिक उपयुक्त है? तो यहाँ पे चौथा जो है, शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में इसको करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। यानी वो एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं जो वास्तविक जीवन की स्थितियों पर। अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है? तो अनुशासन यानी डिसिप्लिन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है? तो डिसिप्लिन का क्या महत्व है लर्निंग में? तो पहला जो है, बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए, तो इसके लिए वो डिसिप्लिन यानी अनुशासन बहुत मदद करता है। तो आज हमने
बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के 30 प्रश्न पढ़े हैं जो इससे पहले के प्रश्न पत्रिका में पूछे गए थे. तर अशाच प्रकारे आपण CTET जी येत आहे लवकरच त्यासंबंधी अनेक व्हिडिओ आपण बनवणार आहोत आणि याआधी आपण खूप व्हिडिओ बनवलेले आहेत. तर यामार्फत तुमची नक्कीच भरपूर तयारी CTETसाठी होणार आहे. तर सक्सेस मिशन या चॅनलला अजून सबस्क्राईब केला नसेल तर नक्की करा आणि हा जर व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर नक्कीच लाईक करा आणि इतरांना शेअरसुद्धा करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.